हमारे बीच बहुत प्रबुद्ध और इस कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाली दो बहुत महत्वपूर्ण महिला भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सभी 121 जॉइंट फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षुओं का और जो डीसी हैं, डिप्टी कलेक्टर्स हैं, जिनका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उनका स्वागत करती हूं। और मैं यहाँ पर संचालक महोदय श्री मुजीबुर रहमान खान सर को भी उनका स्वागत करना चाहूँगी कि वो इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हैं। और डीजी महोदय का भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ, वो नहीं है लेकिन उनका भरपूर सपोर्ट और उनके विजन से ये संपन्न हो पा रहा है ये वेबिनार है एक्सेलरेटिंग SDGs 5। सो वी आर ट्राइंग टू पुश एंड एक्सेलरेट SDGs, बट एक्सेलरेटिंग SDG 5 पर्टिकुलरली क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, और वो लैंगिक समानता की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी फॉर एम्पावरिंग गर्ल्स एंड विमेन। सो this is the theme of the webinar, which will be cutting across gender issues, but the intersectional approaches of this particular goal या ये लक्ष्य जो तय हुआ है उन 17 गोल में से, वो बहुत सारे दूसरे सभी गोल उसको टच करता है। उसके सभी गोल इस गोल को ध्यान में रख के नहीं पूरे किए जा सकते हैं, और उसी लक्ष्य के साथ इस वेबिनार को डिज़ाइन किया गया। और उसके लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं UN विमेन से जॉयत्री रॉय, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हर, जो कि स्टेट विमेन लीड है और सोशल पॉलिसी एनालिस्ट हैं। और हमारे बीच हैं मिस पूजा सिंह, आपके लिए ज़ोरदार तालियां। आप यूनिसेफ भोपाल में सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं। मैं आग्रह करूंगी हमारे संचालक महोदय से कि दोनों का स्वागत करें। हमारे यहाँ प्रथा है एक मेमेंटो देने की, और अंगवस्त्र से सर स्वागत करें। श्री मुजीबुर रहमान खान, संचालक प्रशासन अकादमी। Madam Joyatri Roy is currently the State Lead and Policy Specialist for UN Women Madhya Pradesh. In this role, she has contributed to the development of framework and the theory of change in collaboration with interdisciplinary experts and a package of tools that are currently being adapted at the varied contexts such as tourism to build an enabling and safe space that is free of violence against women and girls. This includes the substantive review of data collection and analysis, program designs, assessments, capacity building of varied actors, and selected interventions in the area of safe public transportation and safe marketplaces. यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ये एजेंडा जो कि UN विमेन का चल रहा है, सेफ विमेन स्पेसेस का, उसका पहला अंतर्राष्ट्रीय फोरम हमारी अकादमी में यहाँ हुआ 8 मार्च को। और ये मैडम के सहयोग से, जॉयत्री मैडम के सहयोग से, जो कि स्टेट लीड है, हम ये 8 मार्च को ये प्रोग्राम कर पाए 2 विभागों के साथ, टूरिज़्म के साथ, और दूसरा भी विभाग हमारे साथ था। तो टूरिज़्म पे मैडम का काम बहुत है, जहाँ पे सेफ स्पेसेस की बात वो कर रही हैं, और इंटरसेक्शनैलिटी अप्रोचेस में कैसे महिलाओं के लिए या जेंडर को देखते हुए, जेंडर को मेन स्ट्रीम करते हुए इन सेफ स्पेसेस को हम वहाँ पर क्रिएट कर सकें महिलाओं के लिए। Prior to joining UN Women, Joyatri worked as Director of Equitable Tourism, Options, Equations, a research campaign and advocacy organization working on tourism and development issues in India. She has extensive experience managing gender mainstreaming and child safe tourism programs. मुख्य धारा में कैसे जेंडर की बात करना है, महिलाओं की मुद्दों को उठाना है, उस पर उनका बहुत काम है। Working with diverse stakeholders, national and local government, women's organization, NGO, private sector, police and academic institutions. In the Latin America, Europe and India, Joyatri has served as in UN Women, formerly known as UNIFEM, South Asia, and was the head of corporate social accountability in ING Bank entities, Netherlands, in India. She is an alumni member of the prestigious International Visitors Leadership Program of the US State Department. Again, a big round of applause for her. Welcome, ma'am. And we have with us Pooja Singh, madam. She is a social policy specialist in UNICEF, working with academy every time, and we see her as a member of the academy, continuously supporting all our training programs. Pooja have more than 15 years of experience in the field of social policy and gender development, with a focus on leading strategy, policy and programs for leaving no one behind.
किसी को पीछे नहीं छोड़ते हुए, जो कि एक मुख्य सतत जितने भी लक्ष्य हैं उनका एक मुख्य जो मुद्दा है वो ये है. हर वर्क हैज़ बीन इन द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया on gender mainstreaming in the UN and with large-scale government programs to drive gender-responsive policy programs, social protection for children and financial outcomes with the framework of SDGs, also CEDAW, Child Rights, Beijing Platform for Declaration and Action, and she is a fellow scholar from Indian Institute of Forest Management, has worked across Madhya Pradesh, Odisha, Maharashtra and Delhi regions in India. She's been also teaching, so 5 years is her contribution towards teaching in a university, and also her career spans with the UN organization for almost 10 years. लगभग 10 वर्षों तक मैडम का तगड़ा अनुभव रहा है. तो इसके साथ मैं स्वागत करती हूँ सभी का. संचालक महोदय किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है. मैं सभी का अकादमी में फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए. तो आज हम जो iGOT प्लेटफॉर्म पर लर्निंग वीक मना रहे हैं उसमें ये मुद्दा क्यों चुना गया वो मैंने आपको बताया, लेकिन जो सभी अधिकारीगण जुड़े हैं हमसे उनका स्वागत, आप सभी का स्वागत. ये जो विषय है वो सभी जानते हैं कि एक्सेलरेटिंग SDG 5 की हम बात क्यों करें, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर गोल को एक्सेलरेटर भी मानते हैं अन्य गोल. तो इसको एक एक्सेलरेटर की एक पदवी दी गई है इस गोल को, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरलिंकेज है इस गोल का बाकी सारे SDG के 17 गोल्स के साथ. तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट तय हो जाए कि क्या हम इसी गोल की बात कर रहे हैं या हम और भी चीज़ों की इसमें बात कर रहे हैं. क्योंकि जब हम मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं जेंडर की, तो मुख्य धारा में लाने के लिए हमको सिर्फ ये नहीं करना होगा कि हमको उसको अलग करके देखना होगा, बजट अलग बनाना होगा, नहीं, हमें एक सम्मिलित रूप में हर प्लेटफॉर्म पर, हर पॉलिसी में, हर एक्ट में, किसी भी नीतिगत निर्णय में क्या हम मेन स्ट्रीम कर पा रहे हैं जेंडर को, यही सबसे बड़ा मुद्दा है. और ये अगर कर पाएंगे तो सारे गोल्स के लगभग 30% लक्ष्य हम अचीव कर लेंगे अगर हमने इस गोल का लक्ष्य 100% या 80% अचीव कर लिया. तो जो लैंगिक समानता की बात है उसके लिए जो ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट है, और बेसिक फंडामेंटल राइट एक ऐसी ज़मीन तैयार करता है जो कि एक बहुत खुशनुमा समाज की निर्मित करता है, एक अच्छे समाज की निर्मित जो कि प्रॉस्परस है, समृद्ध है और शांतिमय है, और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही सपोर्टिव है. क्योंकि महिलाएं जो होती हैं, जब हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही उसका प्लूरल सेंस में महिला आती ही हैं, लेकिन यहाँ उसको अलग करके ना देखा जाए, बस इसी दृष्टि के साथ इसको करने की ज़रूरत है. तो जो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सतत विकास की ओर अग्रसर जब हम हैं तो एक ऐसी फाउंडेशन ज़मीन तैयार करता है ये पर्टिकुलर महत्वपूर्ण गोल, जिसको एक्सेलरेटर कहा गया, और इसकी एक्सेलरेटिंग करने की भी ज़रूरत है. इसको तीव्र गति से प्राप्त करना ज़रूरी है, और ये पीसफुल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड की कामना करता है. इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो 5वां गोल है, ये एक्सेलरेटर फॉर चेंज, इसको 5वां सतत लक्ष्य के रूप में परिवर्तन के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए चुना गया है, और इंटरलिंकेजेस की बात आज हम यहाँ करना चाहेंगे. First of all, I would like to thank RCVP Noronha Academy for inviting me here for such an important session on gender, accelerating SDG Goal 5. जब इम्पॉसिबल ड्रीम की बात कर रहे हैं तो हम जो आज ये चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा इसी रूप का है, इसी प्रवाह में रहना चाहिए कि वो इम्पॉसिबल ड्रीम ना हो, वो ड्रीम पॉसिबल हो. अगर आप देखेंगे इस मूवी में तो बहुत सारे जेंडर के आयाम को दिखाया गया है, बहुत सारे चीज़ों को दिखाया गया है, जो एक इस पे हम लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं कि जब महिला और पुरुष दोनों काम करने जाते हैं तो किस तरीके से केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों के लिए है, दोनों के सहयोग से है, जो दूसरे पार्ट ऑफ फिल्म में दिखाया गया. और अगर आप देखेंगे तो इस मूवी में एक मतलब शुरू से अगर चले तो किस तरीके से समाजीकरण होता है, किस तरीके से लड़के और लड़की एक परिवार में हैं, क्या सीखते हैं, जो हम कर रहे हैं उनसे सीखते हैं, कैसे वो आगे बढ़ता है, और कैसे महिलाओं पे
बहुत सारे रोल दिखाए गए हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाए गए हैं महिलाओं के ऊपर, और परिवार का जो मुखिया है उसके ऊपर भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाए गए हैं। तो उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दोनों मिलकर के किस तरीके से कार्य कर सके ताकि एक बराबरी जो है वो लाएं, और उसमें कुछ प्रयास चाहिए होते हैं, सतत प्रयास चाहिए होता है, जिसके लिए आज हम ये चर्चा करने बैठे हैं। बहुत सारे और भी चीज़ हैं, बट मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों में से भी कोई अगर एक या दो कोई लोग बताना चाहते हैं कि आपने और क्या देखा। हम तो बहुत कुछ इसमें देखते हैं, क्योंकि जेंडर पे कार्य करते हैं, तो हर एक मूवी के हर एक सेकंड, हर एक मिनट को बता सकते हैं उसमें क्या है। या थैंक यू सो मच। You record your observations, we'll take it in the end. Jayatri ma'am, I want your take on this film, that how do you see these stereotypes and... First of all, good morning to all of you, and thank you for being here. Thank you for inviting UN Women to be part of this. This is a great opportunity for us to share. बात यह है कि हम हर वक्त बोलते हैं कि बात ये नहीं है कि पुरुष और महिला, it is not about against each other. It's about barabari. It's about it's about equity. It's about equality. It is not about men against women, women against men. I think that's what the movie really talks about. Says that when the kind of socialization that happens, जो अभी पूजा बोल रही थी कि जो सोशलाइजेशन हमारे होता है कि हम जो, अगर आप देखोगे कि जो पापा कर रहे थे वही बच्चे, उसका जो लड़का था वो वही कर रहे थे, और जो मम्मी कर रहे थे एग्जैक्टली वही रोल्स वो बच्ची भी कर रही थी। तो हम जितना बोल के नहीं सीखते हैं उतना हम देख के सीखते हैं। तो हमारे जो जेंडर रोल्स है वो ऐसे ही है कि हमें जो दिखाई देते हैं घर में, जो दिखाई देते हैं हमारे जो इकोसिस्टम में, जो हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा नॉर्मल सी आता है। जैसे कि आप लोग सब लोग बहुत हंसे थे जब वो ऊपर से एक महिला जा रहे थे और उसको विसल कर रहा था। इट्स अ सेंस ऑफ नॉर्मल सी। हम लोग ये बार बार देखते हैं ना, देखते देखते ऐसे हो गए हमारे पास कि हम वो देख के हमें इसको मज़ा लगता है, हमारे पास हम हंस देते हैं। इसमें हमारा और आपका कोई कसूर नहीं है, बट द थिंग इज़ इट बिकम अ नॉर्मल थिंग टू हैपन कि ये तो लड़के करेंगे और महिला जाएंगे तो उसको ये सहना पड़ेगा। तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ certain gender roles, certain gendered behaviors are becoming very normal part of our life, so we are not able to see what it is actually doing to that girl or to that woman in terms of their development, in terms of their prosperity in a future development. हम इसको लेके और भी आगे बढ़ेंगे और भी बातें करेंगे। तो हम इसमें इतना ही बोलना चाहते हैं कि जेंडर रोल्स दिखाया गया और इसमें नॉर्मल से और सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर्स दिखाया गया, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। क्योंकि आप तो सिस्टम्स चेंज करने बैठे हो ना, आप सब लोग, तो सिस्टम चेंज कैसे करोगे अगर हमारे बिहेवियरल चेंज नहीं होगा, है ना? इंस्टीट्यूशंस चेंज कैसे होगा अगर हमारा बिहेवियरल चेंज नहीं होगा? तो थैंक यू वेरी मच अनुपमा मैम। एज वी गो अलॉन्ग वी विल। एक्चुअली मुझे एक और चीज़ दिमाग में आ रही थी पूजा, ये जो मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ़ीमेल लेके चल रही हैं, उसको अपने चाइल्ड बियरिंग करना है, चाइल्ड बियरिंग के पहले की उसकी ज़िम्मेदारी, फिर जो एक मॉर्बिड स्टेट हम जो कहते हैं कि जब घर में बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां निभा रही है, बच्चे को बड़ा कर रही हैं और वो कर रही है, उस वहाँ पर जो निर्वहन है वो एक होता है, और एक ओल्ड एज की जो परेशानी है जो महिलाओं को खुद भी हो सकती है और दूसरे लोगों को भी हो सकती है। तो वो जो एक पूरा है उसके में कुछ आप बताना चाहोगे कि मतलब एक लाइफ साइकिल में उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कहीं ना कहीं ये फिल्म दिखा रही है? हाँ, जब हम लोग ये मूवी है और जब बात करते हैं और सरकार के भी जो बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो जो कार्यक्रम है वो अगर बच्चे का जन्म होता है उसके पहले से ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसके तहत जो एक्सपेक्टिंग मदर हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके साथ काम करने की ज़रूरत है। फिर आगे चलते चलते वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ होती हैं, उसमें है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ बहुत अच्छा हुआ है, 93%, 96% हुआ है, जिसके कारण बर्थ रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो सबसे पहले जो समाजीकरण में है कि हमें जो बच्चा जो पैदा होता है
तो सबसे पहले वो पता नहीं रहता कि वो अगर लड़का लड़की अगर उसको लिंग को नहीं देखा जाए तो दोनों का, अगर आप देखोगे साइंस कहता है, रिसर्च कहता है कि एक बच्ची को जीने का जो होता है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स हैं जिसके कारण समाज में नीचे किया जाता है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, या जो गैप्स होता है जेंडर को अगर हम देखते हैं तो पावर रिलेशन में देखते हैं, गैप्स में देखते हैं, और ये गैप्स जो बच्चे होती है उससे बाद, उसके पहले से लेकर के वो पूरे लाइफ साइकिल तक चलता है। और ये लाइफ साइकिल अगर शुरू के दिनों में देखें, क्योंकि मैं यूनिसेफ में काम करती हूँ और हम लोग बच्चों के अधिकार पे काम करते हैं, जो न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, अर्ली चाइल्डहुड है, उस पे कार्य करते हैं, तो वो देखने को आता है कि वहाँ पे हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन है, शुरू के जो 0 to 6 इयर्स हैं वहाँ पे कैसे कार्य करना है। उसके बाद फिर वो जो बच्चे बढ़ते हैं उसमें डेवलपमेंट एजुकेशन पे कैसे जेंडर रिस्पॉन्सिव एजुकेशन सिस्टम हो। उसके बाद जब वो कार्य में आती हैं, जब कार्यस्थल पे आती हैं, उसमें कैसे कार्य करना है। तो अगर आप देखेंगे, अगर एक जीवन चक्र को देखेंगे तो पुरुष और महिला का जो हम हमेशा कहते हैं कि अंतर जो है वो सिर्फ महिला में प्रजनन करने की शक्ति है, वो एक जो है अंतर है। वरना अगर उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमने देखा कि एक पुरुष भी बैठ कर के कार्य कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो इसलिए सिर्फ वो अगर चीज़ को छोड़ दिया जाए तो डिफरेंट रोल्स या डिफरेंट एजेस जो हैं उसमें इक्वालिटी की बात कही जाए तो हर जगह इक्वालिटी की हो सकता है। बट कहीं ना कहीं बहुत पुराने मतलब इसमें देखा जाए जो ये डिफरेंसेस आए हैं वो डिफरेंसेस को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम बने हैं जो एक लाइफ साइकिल अप्रोच के तहत देखा जाता है। और इसके बारे में आगे जो इतनी भी बात करेंगे हम लोग, डिफरेंट स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। थैंक यू पूजा फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन दिस लाइफ साइकिल अप्रोच। अब जीवन चक्र जो शुरुआती है और बीच का जो स्टेट है जहाँ पर फंक्शनैलिटी इतनी ज़्यादा है और वो वेज गैप्स आ जाता है क्योंकि वो निर्वहन कर रहे हैं 2 जिम्मेदारियों का, तो वो लेबर फोर्स में एंट्री लेकर या बाहर निकल आती हैं और जिम्मेदारियों के कारण। तो ये डुअल रोल हमेशा चलता है। और आखिर में जो वृद्धावस्था है तो इसकी जो मैडम बोल रही इसकी स्कीम्स के बारे में हम बात करेंगे। सोशल प्रोटेक्शन की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इस लाइफ साइकिल अप्रोच को लेकर दिमाग में बनाई गई हैं, बहुत सारी कंट्रीज में काम कर रही हैं। ये तो अब इस फिल्म से ये समझ में आ ही गया कि जेंडर इज़ अ सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट। मतलब ये समाज ने एक बनाया है और बताया है कि ये हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बायोलॉजिकल हो। कि हम ये जो हम देख रहे हैं उसको हमने मान लिया और मान्यता को ले लिया। मैं यहाँ कुछ पीपीटी के ज़रिए इस आज के एक्सेलरेटिंग SDG 5 पे कुछ यहाँ पर एक वो डालना चाहूँगी कि इस एक्सेलरेटिंग SDG 5 क्या है। और ये चेंज एक्सेलरेशन का जो द्योतक है या उसको एक्सेलरेट करने के लिए कैसे मदद करता है। तो SDG 5 के बारे में थोड़ा सा तो जहाँ हम बात कर रहे थे कि जेंडर इज़ अ सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट व्हाट बिकॉज वी आर डूइंग बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स। मॉर्बिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती महिलाओं की, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ही फैक्ट है जो पूजा ने कहा कि एक बायोलॉजिकल ट्रुथ है कि हम सिर्फ प्रजनन जो है वो महिला करती है। तो हम सारे सवाल बाद में लेंगे और आप उनको सबको इकट्ठा करिए, हम एक साथ बाद में कुछ सवालों पर आएंगे। तो जो ये 17 डेवलपमेंट गोल्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो 5वां है जो कि लैंगिक समानता की बात करता है, वो सारे अगर आप गोल्स देखें इन सब में अंतर्निहित है जो हम बात कर रहे थे। इसलिए इस सब की मेन स्ट्रीमिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुख्य धारा में लाने की। यानी कि हर गोल में जेंडर के बारे में, हर नियम में, हर कानून में, हर पॉलिसी में इसको लाना ज़रूरी है। तो ये जो एम्पावरिंग विमेन एंड गर्ल्स की बात है, इसमें सारे तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात है। और वो ख़त्म हो गया है। हम बहुत समाज कहाँ से कहाँ आ गया है, हम काफ़ी
दूर जा चुके हैं, अपनी सोच बहुत बदल चुके हैं, लेकिन हमें क्या वाकई में जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी को देखते हुए क्या वो चीज़ अचीव हो रही है, वो भी हमें समझना है। तो इसीलिए विमेन और गर्ल्स कहाँ हैं डिस्क्रिमिनेशन के कारण, वायलेंस उनके अगेंस्ट होता है। लेकिन एक और बात है, अगर वायलेंस अकेला देखने जाएं तो पुरुषों सबसे ज़्यादा वायलेंस के शिकार हैं, क्योंकि पुरुष घर के बाहर भी निकलते हैं, तो वो भी हमको समझना है, तो इन ट्रुथ्स को देखना है। लेकिन विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है, उस तरह की वायलेंस की बात है, या हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं चाइल्ड के लिए, रिकग्नाइज वैल्यू अनपेड केयर जो हम बात कर रहे थे कि वो घर भी देख रही है। एक अर्थशास्त्री हुए रॉबिन्स, जिन्होंने नेशनल इनकम में बताया कि क्यों एक हाउसवाइफ की इनकम को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और उसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। तो ये बात क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने आज से 100 साल पहले कह दी थी। तो एंश्योर विमेंस फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लीडरशिप एट ऑल लेवल्स, डिसीजन मेकिंग, हेल्थ, आप देखें हेल्थ से भी क्रिस क्रॉस करता है, अंडरटेक रिफॉर्म्स, गिव विमेन इक्वल राइट्स। तो ये सारी बातें इस गोल में कही गई हैं। और इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, मैं चाह रही थी कि इस पर एक एक लाइन बाद में आप इसमें ज़रूर आप इसको ऐड करिएगा, लेकिन जो मेरी समझ है, मैं अर्थशास्त्री हूँ, कि हमने राइट जो है हमको मिल रहा है, अधिकार है, क्योंकि एक मूलभूत अधिकार है जेंडर इक्वालिटी, और वो ऐसा मूलभूत अधिकार है जो एक ज़मीन तैयार करता है एक अच्छे समाज की। तो उस अच्छे और एक ब्यूटीफुल प्रॉस्परस सोसाइटी एंड जस्टिफिएबल सोसाइटी विच इज़ ऑल्सो एनवायरमेंट फ्रेंडली, बिकॉज women आर वेरी क्लोज टू एनवायरमेंट ऑल्सो, बिकॉज दे डू ऑल द चोर्स इन द फैमिली, जो कि पर्यावरण से साथ है, पानी लाना, जंगल से फ्यूल लाना एक्सेट्रा। लेकिन इक्विटी की जहाँ पर बात है, तो इक्विटी की जो बात है वो रिसोर्सेज की बात है, कि उनकी काबिलियत के हिसाब से उस व्यक्ति को वो रिसोर्स मिल रहा है। यहाँ जेंडर की भी बात नहीं है, हम दो लोगों के बारे में भी बात कर सकते हैं कि क्या उनकी काबिलियत वो है, और काबिलियत के उनको रिसोर्स नहीं मिल रहे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो ये बात आगे मैं चाहूँगी कि जयत्री मैडम और पूजा मैडम भी इस पर बात करें। और ये जो 4 पिलर्स हैं जेंडर इक्वालिटी की, मेनली हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अपने आप में इतने सारे इसमें टारगेट्स हैं और सब टारगेट्स हैं कि इसको बात करेंगे तो ये पूरा दिन हम इस एक गोल पर 4 दिन 10 दिन इस पर विमर्श कर सकते हैं। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है, ये करना, ये जो 4 पिलर्स हैं, ये जेंडर इक्वालिटी को मूलभूत रूप से परिभाषित करता है। और जो टारगेट्स हैं, 9 टारगेट्स को दिखाई देते हैं, और सब टारगेट्स से बहुत सारे हैं, तो लगभग मैडम 40-42, आई थिंक 42 targets we reach when we talk about this, and which are written here. I need not read them. And also ensure economic rights, enhance technology use and establish policies and regulations, because we know that STEM courses में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और अब तो देख रहे हैं, हमको कमरे में ही दिख रहा है, इतने सारे डिप्टी कलेक्टर और इतने सारे वो ज़ोरदार तालियां आप लोगों के लिए, इतनी सारी महिलाएं इस कोर्स में दिखाई दे रही हैं। तो हम लेकिन STEM कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कहाँ पर, गांव में क्यों हो रहा है, क्या, तो इसको एक्सेलरेट करने की बात है, हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। और EU इंडिकेटर्स जो हैं वो इन पर चलते हैं, और मल्टीपर्पज़ इंडिकेटर्स जो हैं, एवरी वन अर्ली लीवर्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो फंक्शनल बात कर रहे थे, जिम्मेदारियों के कारण जो काम नहीं कर सकते। टर्शरी एजुकेशनल अटेनमेंट, बाइसेक्स की जो हायर लेवल का एजुकेशन है, उसमें क्या है, दोनों को वो पढ़ना ज़रूरी है। ये एंटागोनिज्म की बात नहीं है। जेंडर बजट महिला के लिए नहीं बनाया जाता, वो जेंडर बजट कहलाता है। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट वो होता है जो कि ना कि 50-50 भी होता है, वो भी नहीं होता। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट वो होगा जहाँ पर हर जगह महिला या जेंडर को देखा गया है या नहीं, किसी का हक काट कर उसको देने की बात बिल्कुल नहीं। ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो एनेबलर्स जो हैं SDG के, ये 5 SDG 5 के जो 6 एनेबलर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, 7 एनेबलर्स। इनएक्टिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव लॉज एंड पॉलिसीज़, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वर्क स्पेसेस की बात कर रहे थे, और मैडम का बहुत काम है कि सेफ विमेन स्पेसेस अर्बन में, रूरल एरियाज़ में हम कैसे बनाएं। Enhancing women's access to education and healthcare, and fostering women's leadership and participation in decision making, using technology to promote empowerment and promoting inclusive business practices, creating partnerships that prioritize gender equality. So these are the enablers, and with this I would really like to ask Jayatri ma'am that since you all are both are working closely with the government, और ये दोनों UN organizations हैं जो कि सरकार के साथ मिलकर और मुख्य धारा में कैसे जेंडर को लाया जाए, इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, और ये गोल भी उनके द्वारा बनाया हुआ है। तो इसमें जो है UN विमेन और यूनिसेफ की क्या भूमिका है,
कि कैसे ये गवर्नमेंट के SDGs को एक्सेलरेट करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, साथ में ये किस तरह से गवर्नमेंट के साथ एंगेज करते हैं एज ए स्टेक होल्डर, और कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ ये काम करते हैं, और क्या ये एड्रेस कर रहे हैं इस SDG को, तो किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, और इस SDG को एक्सेलरेट करने में, जेंडर इक्वालिटी को लाने में, इक्विटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, हाउ एंड वाई इट इज़ एन एक्सेलरेटर फॉर चेंज. And with that, one more question I'm adding this to Jayatri ma'am, to you, that what are the enablers that like we discussed, accelerating the SDGs, where UN Women also plays an important role and working close proximity with the government of Madhya Pradesh or India for that matter. थैंक यू मैम. पहले तो ये बोल के शुरू करूँगी कि विमेन एंड गर्ल्स के बात जो हम कर रहे हैं और जहाँ पर हम इसमें एम्पावरमेंट के बात कर रहे हैं, तो ये एक एसेंशियल डेवलपमेंट गोल है. अगर सिर्फ हम SDG 5 नहीं, अगर हम जितने 17 गोल्स हैं उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हर गोल में आप देखोगे कि विमेन के एक देयर इज़ अ विमेन सेंट्रिक इंडिकेटर. अगर वो इंडिकेटर हम अचीव नहीं कर पाएंगे तो हमारा SDG 5 का जो मुद्दा है वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे. सो वी टॉक अबाउट SDG 5 डेफिनेटली, वी emphasize it, but if you look at all the indicators, it has a women centric indicator as well. You look at water resources, you look at poverty indicator, any of the indicator that you take it. अभी जेंडर इक्वालिटी के बारे जो हम बात कर रहे हैं कि ये है कि विमेन, अगर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखोगे तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ विमेन. इसके मतलब ये भी है तो फिर हाफ ऑफ द पोटेंशियल ऑल्सो लाइज विद विमेन, है ना. मगर अगर आप वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे, रिसेंटली जो हमारा जो SDG 2025 के जो रिपोर्ट निकले हैं उसमें अभी भी बोला गया है कि 30% ऑफ द मैनेजरियल पोजिशंस ग्लोबली आर देयर फॉर विमेन. उसके मतलब है कि अभी भी हमारे 50% जो हमारा काइंड ऑफ अधिकार बनते हैं वो अभी तक नहीं है, 30% है. हम मध्य प्रदेश के बाद में भी आएंगे. एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट द रेट ऑफ प्रोग्रेस टुडे एज ऑफ 2023, it would take an estimated 300 years to end child marriage, to 86 years to close gaps in legal protection and remove the discriminatory laws, 140 years for women to be represented equally in positions of power and leadership in the workplace, and 47 years to achieve equal representation in national parliaments. ये जो है ये गोल 5 का जो SDG रिपोर्ट 2025 का है उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको. अभी हम इधर आ रहे हैं, हमारा जो मध्य प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं. Now just think of, let me just give you few examples and try to explain what we are doing. We can go to the PowerPoint if you want. Yeah, PowerPoint के जो था उसमें स्लाइड है, PowerPoint. नहीं होगा तो भी चलेगा. I'll Actually, shift from here. there are 3 main things that we are working here in मध्य प्रदेश में. हम आप जो enablers देखे हैं उसमें यह है कि women economic empowerment में हम काम करते हैं. हम पॉलिसीज़ के आधार पे काम कर, लॉज पॉलिसी के आधार पे काम करते हैं. वायलेंस अगेंस्ट विमेन में काम करते हैं, उसमें पॉलिसीज़ भी आ जाएगा, हार्मफुल प्रैक्टिसेस भी आ जाएगा जो भी, और फिर ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट. एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस में उसमें प्लानिंग एंड बजटिंग में काम करते हैं. ये 3 मुद्दा है जो हम काम करते हैं इसके ऊपर. अभी नेक्स्ट स्लाइड इफ यू. तो अभी ये है कि अगर हम एक एग्जाम्पल से ये जो क्वेश्चन मैम ने किया इसको समझाए तो अभी अगर आप देखोगे कि ये 3 जो मुद्दे हम बता रहे हैं इसमें 3 चीज़ें. एक है कि हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स है जो हम सबको पता है कि इधर जाना नहीं है, ये करना नहीं है. चाइल्ड मैरिजेस हो सकता है कि आपके अर्ली मैरिज हो सकता है, हर वक्त जैसे चाइल्ड मैरिज नहीं भी हो सकता है. फिर ये भी है कि आपको नेग्लेक्ट है, लॉज है, रूल्स है, हमारे कल्चरल बैरियर्स है, फिर हमारा डेटा एविडेंस है, गवर्नेंस सिस्टम्स है. अभी जो बात हो रही थी इक्विटी की, एक्सेस टू वेरियस रिसोर्सेज है, ये सब मिला के जो बैरियर होता है उसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो काम है वो बहुत ही अच्छा है. इन टर्म्स ऑफ व्हाई आई से दिस इज इन द रिसेंट पास्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी सच स्कीम्स एंड पॉलिसीज विच आर एक्चुअली टारगेटेड टुवर्ड्स वुमेन. जब हम वुमेन को लेकर बात करते हैं हम 2 बात करते हैं. एक है कि टारगेटेड पॉलिसीज एंड स्कीम्स जो विमेन के जो एम्पावरमेंट के लिए होता है, जैसे कि आपका लाडली बहना स्कीम है ना, वो फोकस्ड ऑन विमेन एंड गर्ल्स. और एक होता है जो टारगेटेड नहीं होता है, उसमें एक भाग होता है जो विमेन भी उसका बेनिफिशियरी होते हैं.
है ना. मगर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ टेकन अप वेरियस स्कीम्स विच इज़ ऑल्सो पॉलिसीज विच आर वेरी मच टारगेटेड टू विमेन. जैसे कि अभी अभी नया बन रहा है, अभी नारी सशक्ति मिशन का जो स्कीम अभी बन रहा है वो इज़ वेरी फोकस्ड ऑन विमेन. नाउ मध्य प्रदेश अभी एक कुछ ही साल पहले मान लो एक बच्चा और एक विमेन who was in a village of Panna, for example. She did have an ambition, she did have a aspiration to be a leader, to do something in life, but were not able to know how and what should be done. Madhya Pradesh Tourism Board has come up with a very interesting initiative which is called Safe Tourism Destination for Women and Girls. उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने बहुत ही प्राइमरी मुद्दे को लेके काम किया. उन्होंने प्राइमरी थिंग वाज दैट अगर हमारा वर्क फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा विमेन आ जाएंगे तो हमारा जो मार्केट प्लेसेस है, जो हमारा टूरिज्म डेस्टिनेशंस है, वहाँ पर विमेन का संख्या बढ़ जाएंगे तो फिर हमारे जो महिलाएं आ रहे हैं उधर, इट विल बी सेफर फॉर देम, राइट. सो दिस स्टार्टेड विद लुकिंग एट विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लिंक्ड to tourism linked services and practices. 10,000 से भी ज़्यादा महिलाएं के उन्होंने ट्रेन किया है. आज वो कुछ ना कुछ काम के साथ जोड़े हुए हैं. हाँ, वो जिप्सी ड्राइवर्स है, वो गाइड्स भी है, वो वेंडर्स भी है. तो इसमें क्या हुआ है, एक है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है, साथ साथ जो एक मिथ है कि कुछ काम सिर्फ लड़कों ही कर सकते. जैसे गाइड्स बोलने से हमारे पास क्या चेहरा आता है, एक मैन का चेहरा आता है ना, मगर अभी विमेन भी है. सो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर विच हैज बीन ब्रोकन, सेइंग दैट नो इट्स नॉट ओनली मैन, विमेन कैन ऑल्सो डू इट. जिप्सी ड्राइवर्स जब हम बोलते हैं तो हमको पहले चेहरा आता है एक लड़का का ही, बट इन दिस प्रोजेक्ट हैज ऑल्सो ब्रोकन दैट बैरियर. सो बाई what they did is that this is also first initiative in the whole of country which was done by the Madhya Pradesh government under the fund called Nirbhaya Fund. Yeah, so it's a very important program that has been done by government of Madhya Pradesh and Department of Tourism, Madhya Pradesh Tourism Board. Now this person this girl who had ambition has been now trained, got into the job market doing it. She is not alone now. She has now created her own peer group who she is trying to bring to the job related skill sets training. Also working on the various entrepreneurship kind of thing. So when we have a group of women trained, skilled, they are also bringing in more and more women into this picture. So one of the things that we've spoken about in the in the enabler, looking at women's economic empowerment, this is what one is. Second thing comes when we talk about the technology. We saw that technology, women are not so much in STEM education. So government of Madhya Pradesh again has worked with UN Women under the Department of Women and Department of Skills, technical skills, and the work that they have done is interesting work. They have done is to bring in more and more women for 12 tribal districts to the STEM education, training them, providing soft skills for job, placing them in job market, which is linked to STEM again. So again, there's a barrier breaking of saying so we are looking at the gender norms breaking, and also more and more women coming into the STEM related job market, which is also another SDG 5 accelerator. You come to look at work that is getting done. Also, I must say that the work that has been happening on gender responsive policing in the state of Madhya Pradesh. This is one of the states they are working on policing, where they are looking at gender responsive policing, looking at working with men and boys. अभी हम जो बात कर रहे थे कि men and boys is not only our ally, not only our support, but also without them we cannot work on gender. If we do not engage men and boys, we will only एक साइकिल का दो चक्का होता है. अगर एक चक्का आगे निकल जाए और दूसरी चक्का पीछे जाए तो फिर साइकिल आगे बढ़ेगा नहीं. तो हमको दो चक्का को एक साथ घुमाना पड़ेगा, है ना, तो कि एक दूसरे के साथ चले. So we are talking about equity, we talk about equality. So it has to be together. We have to work together. So there is several works happening, and I should just mention this and give the mic back to the floor. Madhya Pradesh Tourism Board has come up also with a gender policy, which is one of its kind in India.
And that is a big change because this gender policy now governs their work that they're doing on tourism under the responsible tourism. Also, the Metro Railways project have just adopted a gender policy making our public transportation safe. Whenever the metro coming up, we already have gender policy for them. And if you look at all of this, one of the biggest enabler for the SDG 5 to move forward is also safe and empowering, enabling workspaces and public spaces. If a public space is not safe, we won't be able to move forward. हम छोटे से सुन के आए हैं, वो रास्ता बहुत सुना है, उधर अकेले मत जाओ. कोई अगर कोई छेड़ दिया तो स्कूल बंद हो गया, है ना, बड़े हो गए, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं करना है. So the thing is, safe space is a very important part of enabler, because if you do not have safe space, if we do not have a safe environment, we won't be able to do it. Similarly, one side we are bringing more and more women into the workforce. We need to ensure that our workplaces are also safe and secured. And for that, we also, Government of Madhya Pradesh, worked very extensively on POSH. We are working with them on POSH. Yes, there are miles to go. It's a big state, there are miles to go, but the indicators, the achievements are very progressive, and we see that the change is happening at the grassroots level, and that's really what makes us believe that the SDG 5 is actually accelerating through all these various schemes and projects that we are doing together. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Pooja ma'am, you have been listening to this. I think you want to flip the slides, ma'am? You want more? Okay, so my question to Pooja ma'am is, I wanted your opinion on this because you have been working closely with the panchayats also, and the participatory governance is a major issue, and it is महिलाओं के लिए कैसे पंचायत में उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है, और लीडरशिप रोल में जब महिलाएं आती हैं तो लीडरशिप की अगर बात करते हैं तो पंचायत में तो हम बहुत सारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं. मध्य प्रदेश में जो आप कार्य कर रहे हैं या देश में, तो आप कैसे इसको विमेन की लीडरशिप को आप देखते हैं, और यूनिसेफ ने क्या इसमें भूमिका निभाई है, खासकर एक्सेलरेटिंग एसडीजी, जो पहला सवाल मेरा जयत्री मैडम से था, और साथ में पंचायत में जिसमें आपका बहुत एक्सपीरियंस है कि महिलाओं का क्या योगदान और लीडरशिप कैसे वो सरपंच जो हम बात करते हैं, तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बाहर भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ये चेंज दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो में भी. पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को लेके कुछ अगर आप. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर क्वेश्चन. उस सवाल पे आने से पहले जो हम आज यहाँ बात कर रहे हैं सतत विकास लक्ष्य के, उसके 5 जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं वो कैसे कनेक्ट करता है, जैसे पीपल जो लोग हैं, प्लैनेट जो हमारी पृथ्वी है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, पार्टनरशिप साझेदारी, और जो एक और है वो है पीस शांति. तो ये 5 जो आयाम हैं सतत विकास लक्ष्य के, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इन 5 आयाम की बहुत ज़रूरत है जब हम SDG गोल्स 5 की बात कर रहे हैं. और इससे पहले भी हमने ज्योति ने बताया कि हम सिर्फ सतत विकास से लक्ष्य 5 की जब बात कर रहे हैं तो हम उसी समय महिलाओं के बारे में नहीं बात कर सकते हैं, बट हमारे और जो 17 गोल हैं वो कहीं ना कहीं क्रॉस कटिंग है. एक तो ये बात हुई. दूसरा जो बात है वो है कि हम किस तरीके से यूनिसेफ कार्य करता है. हम सरकार के साथ मिलकर के एज सरकार को टेक्निकल असिस्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, पार्टनरशिप और उनके साथ पॉलिसीज़, नीति पे कार्य करते हैं. हम बहुत सारे एविडेंसेस भी क्योंकि हम बहुत सारी रिसर्च भी करते हैं और शोध के द्वारा एविडेंसेस और डेटा को लेकर के काम करते हैं कि पॉलिसीज़ जो बनती हैं वो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं. जैसे कि ज्योति ने बात कही एक सेफ़ टूरिज़्म की, या मैं पॉलिसी देखती हूँ मनरेगा, जिसमें आप लोगों को भी काम करना होगा, आप फील्ड पे काम करेंगे. तो ये सारी जो पॉलिसीज़ बनी हुई है वो बहुत जेंडर इक्वल है, जेंडर सेंसिटिव है, लेकिन किस तरीके से उनमें और जेंडर रिस्पॉन्सिव और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सके. अब जब हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल उसमें महिलाओं का
जो काम है तो 73rd और 74th अमेंडमेंट उसके अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो काफ़ी कुछ रीड कर सकते हैं कि सेल्फ गवर्नेंस का काम कब से शुरू हुआ, महिलाओं पे काम कब से शुरू हुआ। तो हमारे शुरू के अगर प्लानिंग अगर आपने अपनी परीक्षा के लिए भी पढ़ाई की होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि शुरू के 1st, 2nd, 3rd, 4th 5 ईयर प्लान में बात कही गई कि महिलाएं पे कैसे काम करना है, महिला गरीब है तो उनको रोज़गार देना है, क्या रोज़गार देना है। फिर 6th, 7th, 8th प्लान से बात करना शुरू हुआ कि नहीं महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो एक तो है कि ये पावर रिलेशन में देखता है, ये महिला पुरुष के दोनों के पावर, पुरुष पुरुष का पावर रिलेशन, ठीक है, महिला महिला का पावर रिलेशन, महिला पुरुष का पावर रिलेशन, तो ये पावर रिलेशन को देखता है। उस पावर रिलेशन पे कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आवाज़ और हमारी वॉइसेस, हमारी पार्टिसिपेशन हो। अब उस आवाज़, उस पार्टिसिपेशन के लिए 73rd और 74th अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कहा गया कि 30% महिलाओं को जो पंचायत में है उनको दिया जाए। उसमें इक्विटी की बात कह रहे थे तो SC, ST जो है उनके बारे में भी कहा गया कि सेल्फ गवर्नेंस में इन सभी लोगों का दायित्व है, इन सभी लोगों को आना है, इन सभी लोगों की वॉइसेस पे बात करना है। क्योंकि पंचायती राज स्टेट लिस्ट में है तो हर अलग स्टेट ने उस पर अलग अलग तरीके से काम किया। मध्य प्रदेश में आज देखें तो 50 to 51% महिलाएं सरपंचेस हैं और वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। एक जो और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ कहना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश का डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, सो वी रियली वर्क क्लोजली विथ यूथ। यूनिसेफ वर्क्स वेरी क्लोजली विथ यूथ एंड जहाँ पे ये पंचायत का जब एक्ट अमेंडमेंट हुआ तो एक और बात आई कि महिलाओं को 21 साल में इलेक्शन लड़ने के लिए कहा उसमें प्रावधान हुआ। अब अगर आप जाकर के मिलोगे और देखोगे, क्योंकि आप पंचायत में कार्य करोगे, आपके शुरू के काम होंगे, तो आप बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो निकल कर के आ रही हैं, वो काम कर रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि विमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान आया और इसके तहत कहा गया कि जो महिलाएं हैं, स्किलिंग है, जो महिलाओं की ज़रूरत है वो महिला खुद डिसाइड करें। अब वो कैसे डिसाइड करेंगी, उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो 2-3 और चीज़ इम्पॉर्टेंट आता है। एक है कि कलेक्टिव फोर्स कैसे बने, दूसरा है एजेंसी कि महिलाएं कैसे एकजुट होकर के काम करें और एकजुट होकर के समस्याओं को समझें, समस्याओं में कौन इम्पॉर्टेंट समस्या है उसको लेकर के आएँ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है और अभी भी है, क्योंकि पंचायत में जब हम काम करते हैं तो उसका प्रावधान है महिला सभा होना, बाल सभा होना। महिला सभा जो होना है वो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो होता है, और अभी 2 अक्टूबर है, ग्राम सभा होता है, उसके पहले किया जा सकता है और महिलाएं इस पे काम कर रही हैं। मैं एक कलेक्टिव फोर्स या मैं एज अ इनेबलर की भी बात करती हूँ, मैं इसको भी एज अ इनेबलिंग फैक्ट मानती हूँ, जहाँ लाइक माइंडेड पीपल हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी, जहाँ खुले इससे चर्चा हो रही है कि हाँ क्या क्या जेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उसको एड्रेस किया जा सकता है। वो एक खुली चर्चा पंचायत में हो, वो एक खुली चर्चा वो महिला सभा में हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करेंगे तो 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक है कि उनकी स्किलिंग के बारे में बात कही गई, तो वो जो महिलाएं हैं वो उनको क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या नीड्स हो, और ये जब वो मिलते हैं और बात करते हैं तो अपने मैटरनल हेल्थ की भी बात होती है। जब वो मिलते हैं और बात करते हैं तो वो अपने उनकी एनेमिक है या उनको और भी जो ज़रूरतें हैं उसकी भी बात होती है, और वही बातें फिर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में लाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। मैं अनुपमा मैम आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये
जब हम बात करते हैं सतत विकास से लक्ष्य या जेंडर इक्वालिटी, तो इंस्टीट्यूशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट फ्रॉम हियर वे आई एम सिटिंग, RCVP नरोना एकेडमी में विमेन रिसोर्स सेंटर है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशन लोग हैं। लोग में कौन है? लोग में महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। उनके उसमें उनकी राइट्स के बारे में बात करना, उनके बारे में बात करना। इसी तरीके से बहुत सारे जेंडर रिसोर्स सेंटर्स बने हैं। मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक हैं और अभी 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। नारी शक्ति केंद्र, लोक अधिकार केंद्र, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं। हम लोग काफ़ी उनके साथ काम करते हैं क्योंकि मेरा काम सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में है। तो महिलाओं के लिए और समाज के लिए क्या क्या वो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अवेलेबल है, जैसे अभी बहुत सारे सरकार के कार्यक्रम आ रहे हैं जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है स्कीम्स, वो क्या हैं। बर्थ आप अगर जब भी देखेंगे तो हमारा बर्थ रजिस्ट्रेशन काफ़ी हाई है, लेकिन उसके कुछ पॉलिसीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 21 डेज़ ऑफ जब बच्चे का जन्म होता है तो 21 दिन के अंदर उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। बट वो बर्थ सर्टिफिकेट उसको कहीं नहीं मिलता है, या तो उसकी नॉलेज नहीं रहती है पेरेंट्स का, या आधार नहीं बना हुआ रहता है, तो उस पर भी कार्य हो रहा है। तो इन महिलाओं की एजेंसीज़ के थ्रू, इन महिलाओं की कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करते हैं। हम जो मध्य प्रदेश के बहुत सारे डिफरेंट फोरम्स बने हुए हैं, जेंडर फोरम्स हैं, नारी शक्ति केंद्र है, जेंडर सेल्स है, जेंडर एंड चाइल्ड बजट सेल्स है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, UN वुमेन का भी काफ़ी काम है। वो हर लेवल पे वी नीड टू वर्क ऑन जेंडर एट एवरी लेवल। फर्स्ट लेवल इज़ एट द पॉलिसी लेवल जहाँ पे आप लोग हैं, जहाँ पे उसके बाद मिडिल लेवल है और उसके बाद नीचे लेवल है। तो इन तीनों लेवल पे, और लोकल गवर्नेंस है विच इज़ द लोएस्ट गवर्नेंस, विच इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ गवर्नेंस, वहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ये सब जो है पंचायत का आप देखिएगा तो इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन, इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन, और उसमें महिलाओं की भागीदारी रही है, बीच में कुछ नहीं रही थी। तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें महिला सभास और बाल सभास के थ्रू हो रहे हैं। आप अच्छे सरपंच लोग से मिलिए, आप यंग सरपंच से मिलिए, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट हाउ दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, हाउ दे आर वर्किंग ऑन education, how they are working on protection, how they are working on safety of girls, how they are working on skilling. So these are some of the points regarding this. Thank you. Thank you पूजा मैम, थैंक यू। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, स्व सहायता समूह, ये एक पर्याय है महिला के लिए, महिला स्व सहायता समूह कहते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में चाहे वो अर्बन एरियाज़ हों या रूरल एरियाज़ हों, उसमें उनका निरंतर हो रहा है। और देश में तो इनका स्व सहायता समूह सबसे बड़े गेम चेंजर हैं या चेंज हैं। कुटुम्बश्री जो केरला का है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और उसका रेप्लिकेशन भी मुझे लगता है दूसरे उत्तरी राज्यों में होना चाहिए। तो इसकी बात करके मैं चाहूँगी कि जयती मैडम, आप भी लीडरशिप के बारे में चूँकि बात हो रही है, और विमेन एज लीडर्स एंड हाउ वी कैन एक्सेलरेट दिस SDG एंड एनेबल अदर changes. So what is your take on leadership of women? And let me talk about not only about formal leadership spaces, but also women's leadership in informal settings. Because एक तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ग्राम सभा है, उसका एक फॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पर हम देखते हैं कि महिलाएं की भागीदारी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मगर जनरली इफ़ यू लुक एट इट, इफ़ यू लुक एट वेरियस प्रोजेक्ट्स, वेरियस इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ मतलब इज डूइंग, मैं अगर ओके ठीक है, अगर मैं 2-3 एग्जांपल के साथ बताना चाहूँ कि ये जो महिलाएं आज मान लीजिए कि SHG में है, ऑलमोस्ट 57 लाख विमेन राइट जुड़े हुए हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे, हमारे पास उतना डेटा अभी इस में नहीं है। उसमें ये जो महिलाएं हैं ये अपने आप में लीडर्स हैं, क्योंकि वो अभी और सिर्फ पैसा जमा, दे आर नॉट ओनली सेविंग मनी and giving loans, but they are having entrepreneurship development, they are leading that. So
they are leaders in their own rights, and in their family, in their community, they have been heard, right? Their voices have been heard. So ये जो एक change आ रहा है ना, जो एक change है कि अब पहले हम बात नहीं करते, अभी हम बात करना शुरू किया, फिर हम इकट्ठा हुआ, जो पूजा बोल रही थी, very important point कि collectivization is a great enabler. हाँ, हम छोटे से सुन के आए हैं, एक हो तो टूट जाओगे, एक साथ हो तो आपके बात सुना जाएगा, है ना? तो वही सिंपल पॉलिसी, सिंपल थिंग जो हम छोटे से सुन के आ रहे हैं, वही चीज़ होते हैं कि collectivization is a great enabler. Second thing what I have seen is, when a homemaker also gets linked up to a market economy, तो उनका जो confidence होता है, उनका जो बोलने का तरीका होता है, उनके जो presence होता है, that's also a part of leadership. हाँ, एक होम मेकर थे और अभी वो होम स्टे चला रहे हैं. उस पर क्या, what is the difference between these two? Is that this the homestay owner today interacts with strangers, have to manage strangers, have to cater to strangers, have to deal with the market economy, है ना? कितना आएगा, कितना जाएगा, क्या होगा, they have to ace in that whole thing. So their confidence level really increases and they become leader in their own way. If you look at the point of, अगर आप इसके नीचे वाले में जाओगे तो इससे भी नीचे अगर जाओगे तो ये जो है, she was a village girl. She took this training of guide and today she's an entrepreneur. She's a guide, she's a gypsy driver. She's the first guide in her own place. Certified local guide hai. She's a gypsy driver, she drives. And she's also now an entrepreneur because she also have a homestay. So ये जो change है उनका, this is a transformation, and that is what I think Pooja was talking about in terms of agency. And now by this one change, she has brought in a whole lot of girls in her own village to be part of this change process. That's the collectivization that happened. Yeah. So I see that in every phase when you are giving skills to women, because one of the things that we always say that अगर आप देख लो कि मास्टर प्लान जो बनाते हैं सरकार, उसको अगर if you have to demystify that, no, because it's a very complicated plan, you will agree with me. अगर उसको लेके मान लो हम विलेज में जाके बोलते कि आप ग्राम सभा में चर्चा करो, हम ही नहीं कर पाएंगे. I need to have a training for that. So we need to also train that women to participate in that process equally by demystifying the plan. So we do that part of the work. We just demystify the plan for the women so that they can take part with adequate information, adequate knowledge and data. हाँ, तो वो बड़ा बड़ी कर सके, है ना? अगर हम बोलेंगे इक्वालिटी वैसे तो नहीं होगा ना, तो बड़ा बड़ी करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए. इसीलिए हम बोलते हैं कि जेंडर एनालिसिस करना है, जेंडर एनालिसिस रिपोर्ट बनाना है, कि देखना है कि क्या है उसमें, क्या करना है, क्या करना नहीं है, है ना? तो आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द वर्क वी डू. सो द लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन is just not something about representation. It is one part of it. The first part is actually representation. Then how are you enabling them to be part of it? How are you enabling them with tools, information, methodology, skills to negotiate so that they can get what they're wanting to get out of that whole negotiation process, right? जैसे कि पानी का कल कहाँ होगा, नल कहाँ होगा, ये decision should be taken by the women, not by the men. But what happens now is mostly men we decide, right? कहाँ पर जल का नल होगा. But women who actually goes to fetch water, usually that's the norm still, yeah. So how do we look at that part? So I think those are the areas that we need to keep in mind when looking at social policy development, dialogues and all of that. I will just go to one program now and end it. We have a program called She Leads. इसके आगे वाला actually, नहीं, before this, yeah, before, आगे, हाँ ये वाला. It's a She Leads. It's a unique leadership program that we do. ये डिज़ाइन में किया गया है इसीलिए कि जो aspirant women है,
जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, जो लोग पॉलिटिक्स का उसमें आना चाहते हैं कि लीडरशिप रोल प्ले करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी इलेक्टेड विमेन है उनके लिए है। इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपकी जो जिम्मेदारी है ये जो आपकी जो लीडरशिप रोल आप कैसे निभाओगे। Basically, that's the training that we do. It's a multi-dimensional skills test. We have done the second part of it, and we get huge number of applications, but we cannot accommodate so many, so we only took 26 for this year. But it is a very, very important program for us to do. So we work with them so that they can actually perform the role of a leader with knowledge, tools, and other things. So that's where it really comes from. Would you like to also talk about intersectionality with the other? I think that slide is there, so we are interested in knowing the intersectionality part. So I think already Pooja has touched on it. Yeah. I will just explain कि intersectionality क्या होता है. Basically it's a multiple identities, ना, the social positioning. हमारा education क्या है, हमारा sexuality क्या है, ability क्या है, हम कौन सी जात से आते हैं, कहाँ से आते हैं, हमारा economic, so हमारा जो कल्चर क्या है, ये जो पूरा चीज़ें होती है सबको लेके हमारा एक सोशल पोजिशनिंग बनता है। एंड वो सोशल पोजिशनिंग इज एक्चुअली इंटरसेक्टिंग विद दिस मल्टीपल आइडेंटिटी ऑफ माइंड, है ना। हमारा एजुकेशन क्या है, am I a man, women और अदर जेंडर, हम लैंग्वेज क्या बोलते हैं, हम रूरल से आता है कि हम अर्बन से आते हैं, हम क्या पहनते हैं, कैसे बातें करते हैं, ऑल ऑफ दिस एक्चुअली makes and kind of interacts together to give us a social positioning. और हम जब ये social position को नहीं समझते हैं तो हमारा policies भी उसमें falter करते हैं, because every person, every identity has a very different way of dealing, right? You cannot have one size fits all, है ना। अगर हम देखेंगे तो अगर हम वो attention नहीं देंगे वो intersectionality में, तो हमारा policy making जो होगा उसमें assessment भी हम नहीं करेंगे। For example, when we talk about urban planning, today we are talking about people with disability. Just look at many of the places, you will see we are yet to look at that aspect of it, right? We don't think of people with disability, but they do have a right, just like you and me. तो हम कैसे देखेंगे उसको? So that is also another identity, no? And so when we are talking about intersectionality, then we'll think about that. Even if you look at women, we say women as a generic term, but women में भी बहुत सारे हैं ना. You have women from indigenous communities, fisher women हो सकता है, lactating women है, women with women those who are pregnant, senior citizens हो सकता है. They are varied. So how do we look at each of these sections of women and bring their interests together and see how the policy to be formed so that these interest groups that we are talking about are actually being catered to. That's the public policy making really demands of today. That's where we come into the intersectionality. Thank you so much. While discussing this care part of this was also coming, the support and care economy. I don't know, you can give your views and also talk about that. Yeah, Pooja. I'll just start where Joyitri has ended regarding intersectionality and the disability part. ये आप लोग जब काम करेंगे तो बहुत आपको देखने को मिलेगा कि एक तो लैंग्वेज, जब हम बात करते हैं तो डिसेबिलिटी वर्ड नहीं पहले लाते हैं, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी, विमेन विथ डिसेबिलिटी, तो लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हैं उस पर। दूसरा है कि जो डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेशन दी जाती है वो 7 साल से ऊपर जो होते हैं, 7 साल के बच्चे से जो ऊपर है, 40% डिसेबल हैं तो उनको सर्टिफिकेशन दी जाती है। डिसेबिलिटी एक्ट है 16, उसमें डिसेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई किए गए, 2016 में आया ये एक्ट है, और उसमें आप देखेंगे 23 डिसेबिलिटीज़ की बात कही गई है। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी, फॉर एग्जांपल मनरेगा। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉलिसी जो बनाते हैं वो बहुत डिस्कशन के साथ बनता है, और क्यों चाहते हैं कि महिलाओं का पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि वो लेंस आए उनका देखने का। तो मनरेगा में भी पॉलिसी है कि डिसेबल लोगों को भी काम दिया जाए। तो क्या वो डिसेबल लोगों को काम मिल रहा है?
वो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे हैं, हम लोग काफ़ी सारा, जैसा कि मैंने कहा, रिसर्च करते हैं, शोध कर रहे हैं, तो उसमें से निकल करके आता है कि क्या क्या काम ऐसे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं डिसेबल हैं। इवन you would be very happy to know that the policy talks about कि अगर वो डिसेबल महिला या पुरुष है जो काम चाहता है, वो उसको उसके लिए वो केयर भी दिया जाए। So coming to the care part, so one is that we really need to have that lens when we are talking about intersectionality कि disability certification 40%, उसके बाद 80% में ये है। दूसरा केयर, जब हम बात कर रहे हैं कि महिला और पुरुष एक हैं और महिलाओं को ये चॉइस है काम करने देने का, ठीक है, आप लोगों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, एग्ज़ाम दिया, नाउ यू आर सिटिंग एट वन पोजीशन एंड यू हैव गॉट अ पोजीशन टू वर्क। नाउ देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच विल आल्सो कम, जैसे कि आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके घर के भी होंगे। होता तो दोनों के लिए है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, लेकिन क्योंकि महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं केयर का, इट कैन बी child care, it can be your parents care। तो आप कैसे काम करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं छूट जाती हैं अगर उनको वो सपोर्ट नहीं दिया जाए। तो अगेन वी वर्क अ लॉट कि किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसिटाइजेशन की पता रहना चाहिए हमारे यहाँ। अगेन आई वुड से दैट वी हैव अ क्रैश पॉलिसी। मध्य प्रदेश नेशनल क्रैश प्रोग्राम है जिसमें आपको क्रैश दिया जाता है, जिसमें आप बच्चों को ला सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन से इवन इफ़ अ सिंगल लेडी हैज़ वन चाइल्ड, तो वो अपने बच्चों को ला सकते हैं, उनके साथ जो केयर टेकर हैं उनको ला सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। तो हम अपने वर्क प्लेस को किस तरीके से इंक्लूसिव बनाएं। इंक्लूसिविटी में आपका सब कुछ आएगा, डिसेबिलिटी भी आएगा, आपके जो डिफरेंट सोशल स्ट्राटा है वो भी आएंगे, एंड फॉर वर्किंग वुमेन उनके लिए क्रैश फैसिलिटी हो। First of all, sensitization. We also talk about that why, you know, for disabled person, क्यों उनको केयर के लिए चाहिए और क्यों जो केयर जो ले रहा है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स अगर घर में कोई भी एक बच्चा डिसेबल हो या एक कोई लोग डिसेबल हो तो उसको केयर करने के लिए बहुत लोगों को रहना होता है। देयर इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, तमिलनाडु गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें वो 600-700 रुपीज़ देते हैं जो केयर करते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉजिटिव, क्योंकि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, तो हमें कुछ एफर्मेटिव एक्शन लेना होता है। जैसे very important is the creche facility should be in every workplace। even पुरुष हैं, अगर कोई एकल पुरुष हैं तो उनके भी बच्चे हो सकते हैं, उनके भी बच्चे हो सकते हैं कि छोटे हों, हो सकते हो कि डिसेबल हों, तो उनको कार्यस्थल पे लाने के लिए। तो there are certain very good positive things which is taking place around the world also। So we are really working on that how you know the creche facilities, mobile creche एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कर्नाटका गवर्नमेंट भी कार्य कर रही है, उसमें हम लोग मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ भी इस पे कार्य कर रहे हैं। वी मे स्टार्ट एज अ पायलट कि creche facilities, how it is increasing women participation, how it is increasing men participation to work। Wonderful. Before I come to this, the last part, which is very important, gender responsive budgeting and child budgeting also, because it also crisscrosses, and mainstreaming policies, I think we need to touch upon again. But I want you to add on to this, Jayatri madam, if you have pointers, what Pooja madam said just now. I'll just talk about this care economy, which where Pooja actually ended. Just give you some data from what's happening around the globe. It says that see what's happening, and if you look at it, whatever we do at home, we also somehow had an extension outside. Nurses, mostly it's women. Yeah. Look at creche or any kind of care work that we do it at home, which is unpaid. It says that if the unpaid care work, if you estimate,
15 to 17% of the GDP of India. And globally, it is 9% of the global GDP. It also says that if we actually direct public investment in India's care economy equivalent to 2% of GDP could create 11 million jobs with nearly 70% going to women. So that's really the scope of the unpaid care work which we do it, not for the household work we're talking about. The work that is that extension, which means that any child care that we do outside, other kind of jobs outside, if we can actually make it a paid, then this is what the contribution will be. So it is a huge economy. It has been discussed for very long, but now it is actually coming to the forefront, and there are quite a bit of conversation in India, as well as globally, to see how we can bring up this care economy as part of the women's journey in terms of women workforce development. Just one little thing I wanted to also talk about under this public policy making process. We talk about, I think one of the biggest need, Madhya Pradesh has no dearth of data. It has data all over, various portals, various data. But the need to consolidate it, to inform policy making, need to consolidate it to actually inform the kind of program that's coming up is very important. Since you will be going into those roles, I think maybe it will be very important to also look at various sources of data, so you triangulate, you validate, and that inform the policy making processes. Right now, it is little scattered, but we are also aware that Government of Madhya Pradesh has come up with a policy which is done by the MP RNA. They're working on bringing all this data together as well. I just wanted to also say that Madhya Pradesh also have a convergence platform which is known as Hum Honge Kamyab, which was launched by the Honorable CM in the last 8th of March as part of the this regional conference. And this is a great forum. Why? Because we have all the line departments coming together, including where we are sitting here, the academy, to bring together this knowledge base into a policy making process. And that's really the beauty of convergence, where we bring everybody together and try to work on something, because this gender equality cannot be done by one department or by one agency. It's a whole of a society, whole of government approach. So it has to be together. Yeah. सही बात है, अगर डेटा है तो उसका आना, उसका आकलन, उसको इकट्ठा करना और उसको प्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है अगर काम हो रहा है ज़मीनी, जो कि दिखाई भी दे रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन वो डेटा का संग्रहण और उसका कलेक्शन, उसका होना, लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट. I think we can also talk about a little, like it is very important. You want to throw some light on care economy? You have any additional points on this? If you can want to comment, otherwise we move to the next point. I think, yeah, we have spoken about care economy. Just only one thing, enabling factor which also we work is with men and boys. Many a times we see that the lot of trainings and lot of capacity building is being done by women, to women. बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, क्योंकि जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जैसा कि हमने कहा कि दोनों को वो इम्पैक्ट करता है, तो पुरुषों के साथ भी हम काफ़ी काम करते हैं और लड़कों के साथ, और वो एज अ रोल मॉडल भी बहुत निकल कर के आ रहे हैं रिस्पेक्टिंग वुमेन, even supporting women into the household roles. तो बहुत सारा, और जो बस्तियों में काम करते हैं, सेफ सिटी पे हमारा सेफ सिटी फॉर चिल्ड्रन का कार्य जो चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे लड़कों के साथ काम करके कि किस तरीके से जो हिंसा का भी मुद्दा है उसमें लड़के बहुत पॉजिटिवली निकल करके आ रहे हैं, और जो पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी कहते हैं उस पर भी हमारा कार्य है. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू वर्क विथ मेन एंड बॉयज़ ऑल्सो, बिकॉज बहुत बार जब हम काम करते हैं तो हम पूछते हैं कि आपको ये पता है कि ये क्या है, तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि ये एक हिंसा का रूप है जो काम कर रहा है उनके आसपास. तो
उनकी भी अवेयरनेस के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी वर्क विद देम। थैंक यू। आई थिंक द गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट्स आर रियलाइजिंग, और उनको ये बात लग गई है पता। तो जब ट्रेनिंग भी हम जो कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करा रहे हैं जेंडर पे, और जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग और जेंडर मेनस्ट्रीम पॉलिसीज़ पे भी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आगे लाइंड अप हैं। तो उसमें पहले कहा गया कि महिलाएं छुट्टी पर हैं या नहीं है, तो लेकिन मैंने देखा कि पुरुषों के नामांकन आ रहे हैं, तो ये चेंज तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन जो केयर इकोनॉमी की अपन बात कर रहे थे, तो आयुष्मान भारत या इस पे भी जो जयत्री मैडम बोली थी कि डेटा जो है वो काम हो रहा है, लेकिन हमको उस डेटा को कलेक्ट करके देखना है कि वो क्या हो रहा है, वो डेटा ग्राउंड लेवल से भी इकट्ठा करना। आई थिंक मातृ वंदना योजना पे कुछ अगर आप I think MPRNA is doing that. MPRNA is actually consolidating the data together to form different sources to bring it in one platform at this point of time. So we will soon see what comes out of that, but they are already into it. हमारे यहाँ नीति आयोग है जो काफ़ी काम करता है डेटा पे, और अगर आप नेशनल लेवल पे देखें कि जो SDGs की बात कर रहे हैं, SDGs में मध्य प्रदेश कहाँ है, तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, तो ये डेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल से आ रहा है। हर विभाग के पास उनके MIS है, और MOSPI है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल जो है वो काफ़ी डेटा पे कार्य करता है, और वो डेटा को ले करके नीति आयोग के साथ नेशनल रिपोर्ट्स भी है, और अपने यहाँ भी जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है, SDG विजन डॉक्यूमेंट आता है जो नीति आयोग निकालती है। तो डेटा पे वेरी इम्पॉर्टेंट है काम करना। एक दूसरे विभाग के साथ कन्वर्जेंस में काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम SDGs पे, जैसे हमने कहा कि महिला को हमने इंटरसेक्शनैलिटी कहा और पुरुष के बारे में जो भी कहा, तो हर जगह है वो, तो एक साथ कन्वर्जेंस, कन्वीनिंग, कैटलाइजिंग वे में काम करना है। हम भी UN ऑर्गेनाइजेशंस इसी तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करने की ज़रूरत है जो हमारे पास आ रहे हैं, और हमारे मध्य प्रदेश में भी अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बहुत सारे और भी कार्य किए जा रहे हैं जिसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उनको साथ भी मिला करके काम करने की ज़रूरत है। तो वन इज़ दैट डेटा इज़ देयर, एंड या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना डेटा इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो वो आपको बताता है कि कहाँ पे कैसे काम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ्रेंशिएटेड अप्रोच एक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ बैठे हुए, हर लोग अलग अलग ज़िलों में जाइएगा, अलग अलग ज़िलों की अलग अलग सिचुएशन होते हैं। वहाँ पे आपको ज़रूरी होगा कि वो विलेज का प्रोफाइल, वहाँ पे कितने पुरुष, कितनी महिला, कितने बच्चे, कितने दिव्यांग, कौन सा स्कीम अच्छा चल रहा है, क्या एनीमिया का स्थिति है, क्या हेल्थ से रिलेटेड है, क्या एजुकेशन है, क्या स्कूल है, तो वो सारा डेटा इम्पॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं एक सरपंच से भी जब बात करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आप अपना पंचायत का डेटा देखिए कि आपके पंचायत में कितने लोग हैं। उन्हें पता रहता है कि हाँ इतने लोग वोट में हैं, बट और सारे जो चीज़ है वो पता रहने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूँगी कि SDGs जैसे 17 गोल हैं, वैसे ही 17 गोल को स्थानीय सतत विकास लक्ष्य में 9 गोल में देखा जा रहा है। जो पंचायती राज उस पर कार्य कर रहा है, उस पर भी बहुत सारे जो गोल हैं वो 17 गोल से निकल करके आए हैं। और अभी पंचायती राज एक पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पे कर रही है, जिसमें हर गांव का, हर पंचायत का स्कोर कार्ड निकाल रही है उन 9 जो है उनके लक्ष्य पे। तो वो काफ़ी कुछ डेटा, और उनके जो डेटा है वो 116 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें स्कूल में टॉयलेट फैसिलिटी है या नहीं, लड़के लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट फैसिलिटी है या नहीं, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। उसको भी मतलब ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग फील्ड लेवल पे काम करेंगे। तो डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डेटा गिव्स यू कि आप कहाँ हैं, आपके सिचुएशन को बताता है, और आपको फिर उस तरीके से एड्रेस करने के लिए प्रयत्नशील करता है और प्रोत्साहित करता है। थैंक यू। ये जो डेटा की बात करें तो पॉलिसी मेकिंग इज़ दी थिंग, और मातृ वंदना योजना जो भी हम पॉलिसीज़ की बात करें तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग ही करना है कि नहीं तो वो पॉलिसीज़ कहीं पहुंचती नहीं है। और आज का जो समय है वो इसी की बात कर रहा है कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए।
और मैं चाहूँगी कि ये डिस्कशन ख़त्म हो जो इतना लंबा चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें ख़त्म होने के पहले हम जेंडर, जिसमें हम बात नहीं करने वाले थे, लेकिन हम जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग और थोड़ा सा चाइल्ड बजटिंग, क्योंकि क्रिस क्रॉस होते हैं और उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं और कौन काम कर रहा है, आपने मॉस्पी की बात की, नीति आयोग, मॉस्पी या विमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्राइमरी हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी में आते हैं आपके स्टेट विमेन कमीशन, नेशनल विमेन कमीशन या फिर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और तीसरे में फिर प्राइवेट प्लेयर्स या इंडिविजुअल रिसर्चर्स और ये आते हैं। तो ये जो बन रहा है मॉस्पी इस पे और MWCD पूरा एक मॉड्यूल बना रहा है और ये 2005 से बात हो रही है और अब मध्य प्रदेश में मुझे बहुत अच्छा लगा कि 38 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने जेंडर बजट सेल बना लिया है। तो थोड़ा सा ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग का एक राउंड इस पर एक ऑब्जर्वेशन के जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग और चाइल्ड बजटिंग। इतने सारे बात करने के बाद अगर रिसोर्सेज ना हो तो वो सारा बात वहीं का वहीं रह जाता है। तो रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप जब जाएंगे स्कीम्स में कितने पैसे हैं और फिर रिसोर्सेज जो है वो किसको कितना जा रहा है। तो चाइल्ड बजटिंग जो है, पब्लिक फिनेंसिंग फॉर चिल्ड्रन हम कहते हैं, चाइल्ड राइट्स का एजेंडा है जो हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन। तो इसी के तहत हम यहाँ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में चाइल्ड रिस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड बजटिंग की शुरुआत की गई, जिसमें 17 डिपार्टमेंट रिपोर्ट करते हैं। एक 100% जो बजट बच्चों के लिए जाता है और 30 to 99% जो बजट के बच्चों के लिए जाता है। हम विभाग के साथ, फिनांस डिपार्टमेंट के साथ, WCD के साथ, RCVP नरोना एकेडमी के साथ कार्य करते हैं कि किस तरीके से बजट कहाँ जा रहा है, वो किसको जा रहा है, वो पैसा जो खर्च हो रहा है वो किसी की ज़िंदगी में कैसे बदलाव ला रहा है। क्योंकि ये आपको और हमें दोनों को पता है कि रिसोर्स इज़ लिमिटेड, and for that limited resource we really need to have optimum allocation and optimum expenditure of that resource. जब allocation सही होगा, expenditure सही होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि जो जिस चीज़ के लिए, जिस कार्य के लिए वो रिसोर्स दिया गया है वो हो रहा है। तो अभी शुरुआत है, इसमें हम लोग एक एक करके एविडेंसेस के तहत काम कर रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में कितना पैसा जा रहा है, एजुकेशन में लर्निंग आउटकम्स में कितना पैसा जा रहा है, प्रोटेक्शन में सेफ्टी रिलेटेड टू चिल्ड्रन किस तरीके से जा रहा है। तो ये प्रॉपर बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट निकालती है और उसके बाद हम लोग उसको एनालिसिस करके देखते हैं कि किस तरीके से बजटिंग है, एंड देन वी डू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज वर्क विथ RCVP नरोना एकेडमी। थैंक यू। ये जो लाइफ साइकिल की बात हो रही थी, लाइफ साइकिल जो जीवन चक्र है, उसमें भी जो सपोर्ट इकोनॉमी और केयर इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं, तो अगर ओल्ड एज में पेंशन अगर एक दादी को दी जाती है तो एक बच्चा, मतलब उसका ग्रैंड चाइल्ड भी सपोर्ट होता है। इसके एविडेंसेस दुनिया में हैं। तो इसलिए चाइल्ड बजटिंग और ये सब इंटरकनेक्टेड है और हम सिर्फ इसको एक जेंडर का वो लेकर इसको बात नहीं, इसलिए मैं ये चाह रही थी। दूसरी चीज़ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की जब हम बात करें GRB की, तो इसमें जो पहले हमने शुरुआत की थी कि हम ये नहीं है कि 50% बजट हमने महिलाओं के लिए दे दिया, 50% पुरुषों के लिए दे दिया, या हमने महिलाओं के लिए अलग बजट बनाया, इस तरह की बात नहीं। आई वांट दैट, क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग बिकम्स दी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले मुख्य धारा में लाना और हर पॉलिसी में उसको कैसे इंक्लूड करना, न कि एक सेपरेट आउट बजट। उस पर मैं आपके विचार। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग में अगर हम देखते हैं कि बजटिंग का 2 पार्ट होते हैं। अभी एक C भी हुआ है, मगर हम 2 पार्ट की बात करेंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जो होता है उसमें यह है कि टारगेटेड स्कीम होता है विमेन के लिए, जैसे कि लाडली बहना स्कीम है, उसमें 100% जाता है सिर्फ विमेन के लिए, मतलब विमेन एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है। अगर आप देखोगे देयर इज अ, सो दिस होल 100% विल गो इनटू योर जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अभी अब आपको पार्ट B भी है। पार्ट B में जैसे कि अभी पूजा ने बोला है, वैसे ही होता है कि 99% तक, हाँ, अगर फंड के उसमें, दिस इज अ मिक्स्ड फंड, इसमें महिला पुरुष के लिए फंड है, इसमें कोई अलग फंड, इसमें नॉट अ टारगेटेड स्कीम। उसमें देखा जाता है कि परसेंटेज वाइज कितना महिला के लिए जा रहा है। ओके, नाउ जेंडर बजटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग एट व्हाट बजट इज बीन एलोकेटेड, बट ऑल्सो लुकिंग एट व्हाट इज द आउटकम ऑफ इट,
कितना खर्च हुआ है. कभी कभी एलोकेशन होता है मगर खर्च होता नहीं है या सही से खर्च हुआ कि नहीं हुआ. If the purpose was so and so, has it been utilized for that purpose or not? That is what the gender budgeting looks at. Also from the planning process. अभी फाइनेंस में भी आप लोगों को पता है कि दो चीज़ होते हैं, एक है कॉस्टिंग, एक है फाइनेंसिंग. कॉस्टिंग, आप कुछ चीज़ के पेन को लिया और आप पेन को बोल रहे हैं कि इसका कॉस्टिंग क्या है ना, कैसा रॉ मटेरियल है, कितना लेबर चाहिए, क्या है, आपका कॉस्टिंग बन गया. तो फाइनेंसिंग होता है तब आप ये देखते हो कि आपके पास वो पैसा कैसे यूटिलाइज होगा और उसमें से आपका आउटकम क्या मिलेगा. सो इट्स द आउटकम बेस्ड kind of a reporting mechanism that we look at when we look at the gender responsive budgeting. तो अभी मध्य प्रदेश में 2007-8 में ये शुरू किया था, one of the first states to adopt gender budgeting. आज के दिन में 29.3% allocation है उनका gender budgeting में और almost 31 departments उसमें gender budgeting statement अभी दाखिल करते हैं. बहुत खुशी की बात है कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो नाउ सबमिट्स अ जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट विच इज़ अ वेरी वेलकम चेंज फ्रॉम द लास्ट ईयर. ऑल्सो ये भी है कि अगर आप सब कुछ मिला के देखोगे तो 81% हो जाता है वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स में, क्योंकि हमारा लाडली बहना स्कीम है और हमारा लाडली लक्ष्मी स्कीम है. तो ये दोनों का जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी इसमें आ जाता है. तो इफ़ यू लुक एट द वुमेन्स बजट नाउ इट इज ऑलमोस्ट 81% हो गया है उसका जो जो मतलब जो इंक्रीज हुआ है. तो दैट इज द वे इट इज टुडे. सो जेंडर बजटिंग इज अ टूल फॉर यू टू अंडरस्टैंड where to, how the money is coming, what is getting financed, how is it getting utilized, and whether actually the change which was envisaged with this fund is happening or not, this whole cycle. Then you will be able to say the gender budgeting is followed and adopted. Thank you. Thank you, Jayatri ma'am. Thank you, Pooja ma'am, for lovely observations and great talk. I would like to open for questions. Somebody has, so you can have a mic and you can ask the question. आप अपना परिचय भी ज़रूर दे दीजिए. Good afternoon, ma'am. My name is Apurv Saxena. I am probationer DSP 2022 batch, currently posted in Singrauli district. Ma'am, my question to you is, while we were going through that movie, Impossible Dreams, I could notice one thing which most people have left out, that there were 3 children shown in the movie. As we have observed in Indian society or Indian ecosystem as well, there has been observed a meta preference to male child. That is, Indian families keep on procreating unless and until a male child is born in the family. And that was clearly depicted in the very same movie as well. So I just wanted to have a take on this particular topic. That's your observation, right? Yes, ma'am. So your observation is, I would say your observation for the movie is rightfully yours, So if you look at the preferential treatment, today also we see that, which is true. And if you see from the data that we have, you see that there is a preference for boys still exist. The data shows that, right? All over India you will see that there is a preferential treatment for boys, and there is a data which also shows that there is a preference for boy child. We still have that issue going on. So do we have any particular policy dedicated to address that? We do have PNTT Act, do have that act, where you are not supposed to, I cannot use that word, what is the word? You should not abort a girl child, first of all, you should not even, the doctor's registration will be cancelled if when you do the sono scan, you actually disclose the disclose the sex of the child. Yeah, so there is a act on that, and it has been administered also, implemented also, but still it happens. That's it. So you rightly said that yes, son bias, SONBIAS, and this has been talked a lot. And this PCPNDT Act, which came in 2000,
I think by 1994, yeah. So after that, if you would see the sex ratio of India, of Madhya Pradesh, it started declining, and one of the reason was that sex selective abortion was very high, and you could see in some of the districts of Madhya Pradesh it is also very high. So that is one thing which really, when we were talking about data, so the data speaks like that. One is that. And the preferential treatment, that is what we were talking about, socialization, or we are talking about, Pradhan Mantri Mat Vandana Yojana, or we are talking about many social protection programs which were started, because somehow the child which was born, was not very healthy because of some of the preferential treatment which was given to the woman when she was pregnant. People know it, there's so many things which you will also come to know about it, and yes, government is working a lot on that. एक तो जैसा कि बताया कि hospitals के वो हटा, मतलब उनके कैंसिल हो जाते हैं, डॉक्टर्स के कैंसिल हो जाते हैं, बहुत सारी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको बहुत सेंसिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट वुमेन होती हैं जिनको पता चलता है कि एक महिला प्रेग्नेंट है, तो उनके साथ वो काम कर रही हैं, समुदाय के साथ वो काम कर रही हैं, उनके पेरेंट्स के साथ, सास के साथ, तो ये सब भी बहुत कार्य चल रहे हैं। WCT में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं जिससे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो कम किया जाए, और उसके बाद जो पॉलिसी है उसमें भी बदलाव, और ये सारे जो ट्रेनिंग्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। या बट दैट हैज़ नॉट कम ऑन टू द फोर। अभी उस पर मतलब वो एक सिर्फ प्रपोजिशन है वो, लेकिन उस तरह से आया नहीं है सामने। तो लेकिन काफ़ी काम हुआ, जैसा मैडम ने बताया कि वो चेंज, माइंडसेट चेंज करने की बात है। लेकिन मज़ेदार बात ये कि पंजाब, हरियाणा और जो रिचर स्टेट्स हैं, अगर आप डेटा देखें तो सेक्स सिलेक्शन एंड डिटर्मिनेशन वहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं, और ज़्यादा वहाँ पर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन रहा है इस वाले एक्ट। तो कारण ये है कि जो रिच सोसाइटीज़ हैं, जो रिच कास्ट है या अपर अर्बन है, वहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि विमेन का रोल एम्पावरमेंट में निचले तबके के लोगों में ज़्यादा रहता है। वो ब्रेड अर्निंग में उसका रोल रहता है। तो जब आपकी फैमिली इनकम में आपका रोल रहेगा तो एम्पावरमेंट वहाँ से आता है। ये भी हमको समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी। तो इन्हीं के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की तरफ जाते हैं। She sang poetry dreams. She sang poetry dreams, wrote love letters in her eyes, teasing all those who made her shy, giggled hope into your monotonous life, bringing hopes of freedom in tattered children's dreams. Could have been someone, a grandma, an aunt, a mother, maybe a wife. Status sparkles her mind, meeting her in long corridors of sky, cluttered in the tiny tin roofs that fly away on storm-filled dreams. She is rag-picking children. She is rag-picking children. Try not her love. Try not her love, 'cause that's enough till a man gives birth. Till a man gives birth. Honest is her story. Disturb her not. She is becoming a poem. So let her be as beautiful as a poem. उसको एक कविता रहने दीजिए, और साथ साथ ये कविता तभी होगी जब पुरुष उसमें साथ में खड़ा होगा, और हम बजट में किसी में भी अलग करके उसे न देखें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, जितने लोग उपस्थित हुए हैं वेबिनार में, दूर से जुड़े हैं वर्चुअली, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आई गॉट प्लेटफॉर्म का धन्यवाद जिन्होंने ये कार्यक्रम संभव बनाया। हमारे आदरणीय DG सर, सिन्हा सर, सचिन सिन्हा सर का धन्यवाद, और डायरेक्टर सर यहाँ बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी आई गॉट टीम मुस्तैदी से लगी हुई है हमारी अकादमी की और बाहर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।